अगला प्रश्न नंबर 6, लॉर्ड कर्जन के शिक्षा संबंधी सुधारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अतः भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 का संक्षिप्त विवरण लिखिए। अथवा सन 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का भारत के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर क्या प्रभाव पड़ा। लॉर्ड कर्जन के शिक्षा संबंधी सुधार। कठोर तथा निरंकुश शासक होने के कारण कर्जन का राष्ट्रीय आंदोलन का विरोधी होना तो स्वाभाविक ही था। इसी कारण से भारतीय द्वारा उससे घृणा करना भी स्वाभाविक था। किंतु कर्जन की असाधारण विद्वता तथा अंग्रेजी का धुरंधर विद्वान तथा शिक्षा में उसकी अभिरुचि होने के कारण उसका भारतीय शिक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ा। नूरुल्लाह तथा नायक के अनुसार कर्जन ने श्रेष्ठतर मानसिक क्षमता का कोई वायसराय भारत में उस समय तक कभी नहीं आया था। इस प्रकार कर्जन में प्रशासकीय क्षमता और मानसिक योग्यता का सजीव सम्मिश्रण था। इस सम्मिश्रण के कारण कर्जन की यह धारणा थी कि शिक्षा में सुधार करके ही प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। अपनी इस धारणा के कारण उसने भारतीय शिक्षा के विभिन्न अंगों में सुधार करने के विचार से पहले शिमला सम्मेलन का स्वयं स्वामित्व किया। उसके पश्चात उसने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करवाया और शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित किया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। शिमला शिक्षा सम्मेलन। जिस समय लॉर्ड कर्जन ने भारत के वायसराय के रूप में देश की भूमि पर पैर रखा, उस समय यहाँ की शिक्षा अत्यंत शोचनीय दशा में थी। विद्या और शिक्षा का प्रेमी होने के कारण कर्जन को भारत आते ही यहाँ की शिक्षा की अप्रगतिशील स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो गया। कर्जन ने स्वयं इस संबंध में अपने विचारों को उद्घोषित करते हुए, जब मैं भारत आया तब शिक्षा संबंधी सुधार उन कार्यों में से मेरे समक्ष उपस्थित हुए जिसका प्रशासकीय पुनर्संगठन के किसी भी कार्यक्रम में प्रमुख स्थान होना उचित प्रतीत हुआ। शिक्षा सुधार के कार्य को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के विचार से लॉर्ड कर्जन ने 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। कर्जन ने प्रांतों के शिक्षा संचालकों और मिशनरियों के प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, किंतु उसने भारतीयों के एक भी प्रतिनिधि को इसमें स्थान नहीं दिया। अतः भारतीयों का कर्जन के कार्य को शंका की दृष्टि से देखना स्वाभाविक था। शिमला शिक्षा सम्मेलन कर्जन के स्वामित्व में 15 दिन हुआ और उसमें शिक्षा संबंधी 150 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से निश्चित किया गया। कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को इन्हीं प्रस्तावों पर आधारित किया। सम्मेलन के विषय में एक उल्लेखनीय बात यही थी कि उसकी कार्यवाही को आरंभ से अंत तक गोपनीय रखा गया तथा उसको समाचार पत्रों में भी प्रकाशित नहीं होने दिया गया। सम्मेलन के प्रति भारतीय पहले से ही आशंकित थे। उसकी गुप्त कार्रवाई से उनको इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया कि उनके विरुद्ध किसी न किसी षड्यंत्र की रचना अवश्य की गई थी। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, सम्मेलन भारतीयों को यातना देने वाली सभा थी जिसने उनके विरुद्ध किसी भयंकर षड्यंत्र की रचना की थी। शिमला शिक्षा सम्मेलन में भारतीय
शिक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विनिमय किया गया और उसी के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने अपनी सुधार योजना का निर्माण किया। पर क्योंकि भारतीय सम्मेलन की गुप्त कार्रवाई से अत्यंत नाराज थे, इसीलिए उन्होंने कर्जन के सुधारों को उपयोगिता की कसौटी पर परखने का प्रयास नहीं किया। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 नियुक्ति के कारण। आयोग की नियुक्ति के कारण निम्नलिखित 4 प्रमुख कारण थे, देखते हैं। अगद्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों की संख्या में अति तीव्र वृद्धि होने के कारण विश्वविद्यालयों पर इतना कार्यभार हो गया था कि वे अपने कार्यों का कुशलता से पालन नहीं कर सकते थे। फलस्वरूप कॉलेजों का शिक्षण स्तर निम्न हो गया था। विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने और मान्यता देने का कार्य करते थे। उनमें शिक्षण की जो उनका मुख्य कार्य था, कोई व्यवस्था नहीं थी। इस संबंध में कर्जन का मत था, आदर्श विश्वविद्यालय ज्ञान के प्रसार और विद्या के प्रोत्साहन का स्थान होना चाहिए। पंजाब विश्वविद्यालय के अतिरिक्त भारत के सभी विश्वविद्यालयों का गठन लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर किया गया था। लंदन विश्वविद्यालय का सन 1898 में पुनर्संगठन हो गया था, अतः भारतीय विश्वविद्यालयों को उनके अनुरूप परिवर्तित किया जाना आवश्यक था। सीनेट के सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक थी और उनमें विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं था। उपर्युक्त आदर्श को प्राप्त करने और कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में आवश्यक सुधार करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 27 फरवरी सन 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। जांच के विषय। आयोग को जांच करने के लिए 3 विषय दिए गए थे, यथा जैसे विश्वविद्यालयों के विधान और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ब्रिटिश भारत में विश्वविद्यालयों की वर्तमान दशा और उनकी भावी उन्नति की जांच करना, विश्वविद्यालयों के शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने और विद्या की उन्नति करने के लिए उपयुक्त विधियों का सुझाव देना। सुझाव और सिफारिशें। आयोग ने ब्रिटिश भारत के सब विश्वविद्यालयों की सूक्ष्म छानबीन करके लगभग 6 माह के उपरांत सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उस प्रतिवेदन में आयोग ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सुधार करने के निमित्त जिन सुझावों और सिफारिशों को लेखबद्ध किया, उनमें से निम्नांकित महत्वपूर्ण है। वर्तमान विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय की प्रादेशिक सीमा स्पष्ट रूप से निश्चित कर दी जानी चाहिए। सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या 9 से 15 होनी चाहिए और उनका निर्वाचन सीनेट के द्वारा किया जाना चाहिए। कॉलेजों को मान्यता देने के नियमों में कड़ाई की जानी चाहिए और द्वितीय श्रेणी के कॉलेजों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। इंटरमीडिएट की कक्षाओं को तोड़ देना चाहिए और स्नातकों का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का कर देना चाहिए। नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं की जानी चाहिए। स्नातक पूर्व शिक्षण का कार्य संबद्ध कॉलेजों में और स्नातकोत्तर शिक्षण कार्य विश्वविद्यालय में किया जाना चाहिए। सीनेट के सदस्यों की संख्या कम कर दी जानी चाहिए और उनकी सदस्यता की अवधि 5 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्येक संबद्ध कॉलेज का प्रबंध एक संगठित समिति के द्वारा किया जाना चाहिए। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के योग्य अध्यापकों को सीनेट में प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। आयोग का मूल्यांकन। आयोग के लगभग सभी सुझावों का एकमात्र उद्देश्य यह था कि भारतीय विश्वविद्यालयों को
लंदन विश्वविद्यालयों के आदर्श पर संगठित किया जाए। अतः भारतीय विश्वविद्यालय व्यवस्था के आधार पर पुनर्संगठन के संबंध में एक भी सुझाव नहीं दिया। उसने केवल भारत में प्रचलित विश्वविद्यालय व्यवस्था को इस देश के लिए हितकर समझकर उसको समुन्नत और शक्तिशाली बनाने के लिए ही सुझाव दिया। इस प्रसंग में डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी का कथन यह अक्षरांश सत्य है। विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में आयोग की सिफारिशों का उद्देश्य विश्वविद्यालय प्रणाली में किसी प्रकार का मौलिक पुनर्संगठन करना नहीं था, वरन प्रचलित प्रणाली को केवल पुनः प्रतिष्ठित करना और शक्तिशाली बनाना था। तीसरा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। लॉर्ड कर्जन की सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के सुझावों और सिफारिशों के आधार पर एक विधेयक तैयार किया। इस विधेयक ने 21 मार्च 1904 को पारित होकर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का रूप ग्रहण किया। इस अधिनियम द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रशासन, अधिकार, कार्यक्षेत्र आदि में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। सीनेट के सदस्यों की संख्या को सीमित करके यह निश्चित कर दिया गया कि उनकी न्यूनतम संख्या 50 और अधिकतम संख्या 100 होगी और वे अपने पद पर आजीवन न रहकर केवल 5 वर्ष रहेंगे। सिंडिकेटों की कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई और विश्वविद्यालय के शिक्षकों को उनमें उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। सरकार को सीनेट द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन और परिवर्तन करने या स्वीकृति देने और उनके द्वारा उचित समय पर नियम न बनाए जाने पर स्वयं नियम बनाने का अधिकार मिल गया। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमा को निश्चित करने का अधिकार दिया गया। सीनेट के सदस्यों को निर्वाचित करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। चेन्नई, मुंबई और कोलकाता विश्वविद्यालयों की सीनेटों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 और अन्य विश्वविद्यालयों की सीनेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 15 निश्चित की गई। विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक कॉलेजों के लिए नियम कठोर कर दिए गए और सिंडिकेटों को इन कॉलेजों का नियमित रूप से निरीक्षण करने का अधिकार दे दिया गया। विश्वविद्यालयों के कार्यक्षेत्रों का विस्तार कर दिया गया। उनको परीक्षा लेने के अतिरिक्त शिक्षण और अनुसंधान कार्य करने का अधिकार भी दिया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का समालोचनात्मक मूल्यांकन। अधिनियम के गुण। इस अधिनियम के निम्नलिखित गुण हैं। इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय का संचालन पहले से अधिक कुशलतापूर्वक किया जाने लगा। उसका संगठन दोष रहित हो गया और उनके सीनेट के सदस्य सरकार के चटुकार न होकर सुयोग्य और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होने लगे। इस अधिनियम के पारित होने से विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो गया। इस अधिनियम के पारित होने से विश्वविद्यालय में पुस्तकालयों, वाचनालयों एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई। इस अधिनियम के पारित होने से निरीक्षण की व्यवस्था होने के कारण शिक्षा का स्तर उच्च हो गया और जो कॉलेज इसमें सफलता प्राप्त कर सके भी बंद हो गए। इस अधिनियम के पारित होने से विश्वविद्यालय एवं उससे संबंधित महाविद्यालयों के शिक्षण का स्तर उच्च होने से छात्रों की योग्यता में वृद्धि हुई और विभिन्न विषयों में अपनी विद्वता का परिचय देने लगे। अधिनियम के दोष। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के निम्नलिखित दोष हैं। इस अधिनियम के पारित होने से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में सुधार हुआ और शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया, लेकिन उनकी शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस अधिनियम के पारित होने के बावजूद पूर्वत पुस्तकीय ज्ञान
साहित्यिक विषयों को वरीयता प्रदान की गई। इस अधिनियम में पाठ्यक्रमों में जीवन उपयोगी विषयों को सम्मिलित नहीं किया गया। इस अधिनियम के पारित होने से महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने संबंधी नियमों को बहुत कड़ा कर दिया गया, जिसका दुष्परिणाम भविष्य में यही हुआ कि जहां 1902 में संबद्ध कॉलेजों की संख्या 192 थी, जो 1912 में घटकर 170 रह गई। इस अधिनियम के पारित होने से विश्वविद्यालयों पर सरकार का इतना कठोर नियंत्रण हो गया कि विश्वविद्यालयों को किसी कार्य को करने की स्वतंत्रता नहीं रह गई थी। सरकार का मानना था कि इस अधिनियम के पारित होने से विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित सभी आवश्यकताओं अव्यवस्थाओं एवं दोषों को दूर किया जा सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि शिक्षा पर सरकार का कठोर नियंत्रण हो गया। इस संदर्भ में नूरुल्लाह एवं नायक ने ठीक ही लिखा कि यह सत्य है कि विश्वविद्यालय अधिनियम से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, लेकिन विश्वविद्यालय सुधार का आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय कर्जन को ही नहीं, और आंदोलन धीमी गति से दृढ़तापूर्वक अपने निश्चित ध्येय की ओर बढ़ रहा है।